हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। Question number 42. Balance sheet of Bright Limited as at 31st March 2022 is as follows. Particulars, note number 31st March 2022, that is the closing date, and 31st March 2021 is the opening date. Now, उसमें हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, मतलब लाइबिलिटीज साइड का फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है 96,000 से बढ़ करके 98,000 हो गया। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज है जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 60,000 से बढ़ करके 90,000 हो गया और इससे रिलेटेड नोट भी दिया हुआ है जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। देन करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है 72,000 से बढ़ करके 82,000 हो गया। ग्रैंड टोटल 4,28,000 से बढ़ करके 4,70,000 का हो गया। देन एसेट्स में देखते हैं। एसेट्स में दिया हुआ है नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3 लाख से बढ़ करके 3,42,000 का हो गया। और करंट एसेट्स में है इन्वेंट्रीज 50,000 एंड 44,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 70,000 से बढ़ करके 76,800 हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 8,000 से कम होकर के 7,200 हो गया। यहाँ भी ग्रैंड टोटल 4,28,000 ओपनिंग एंड 4,70,000 क्लोजिंग दिया हुआ है। अब नोट्स टू अकाउंट्स देखते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ है, फर्स्ट नोट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, जिसमें 2 तरीके के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड, ओपनिंग में कुछ नहीं था लेकिन क्लोजिंग के समय हमने 40,000 रुपीज़ का लोन ले लिया इनसे, दैट इज कैश इनफ्लो। एंड लोन फ्रॉम बैंक 60,000 का था, उसमें से 10,000 वापस देके क्लोजिंग बन गया है 50,000 और इनका ग्रैंड टोटल है 60,000 एंड 90,000 जो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, जिसका डिटेल यहाँ दिया है। और हमेशा हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिटेल पर ही काम करना होता है। एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड है 40,000 से बढ़ करके 60,000 हो गया। बिल्डिंग 1 लाख से बढ़ करके 1,10,000 हो गया, मतलब हमने एक्वायर किया है, दैट इज कैश आउटफ्लो। मशीन के बारे में हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी साथ में दिया हुआ है, ये कॉस्ट है और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। और 2,14,000 से बढ़ करके 2,44,000 हो गया और डेप्रिसिएशन भी 54,000 से बढ़ करके 72,000 हो गया। और इन्हीं का इन डिटेल का नेट अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है। फाइन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ₹52,000 वेर पेड एज इंटरिम डिविडेंड। सो इक्विटी शेयर्स को इंटरिम डिविडेंड पे किया गया है 52,000 का। एंड वी हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन को स्टेटमेंट में हमें 2 बार यूज करना है ना, 2 बार ये यूज होगा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सो एक बार ये सीएफओ में जाएगा, सीएफओ में मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये माइनस होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमें इसे माइनस करना है। फाइन। सो हर एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 बार यूज जरूर करेंगे। नाउ एक बार फिर बैलेंस शीट को देखते हैं कि कौन सा आइटम कहा जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी आइटम बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ 1 बार यूज होगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 बार। फाइन। सो शेयर कैपिटल जो है ये क्या एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में यूज होगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। करंट लाइबिलिटीज कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में यूज होगा। फाइन। उसी तरीके से एसेट्स के बारे में देखिए। एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यूज होगा।
इन्वेंट्रीज कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये लास्ट में यूज होगा। फाइन। तो देखिए हर आइटम को हमें यूज करना जरूरी है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसे दिखाना है। अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो ये कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जैसा भी होगा वैसा हम उसको वहां पर देखेंगे। सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इन द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 42 वी विल सी। सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को सरप्लस से शुरू करते हैं। सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग दिया हुआ है 98,000 का और ओपनिंग दिया हुआ है 94,000 का। व्हाट इज दैट? 96,000 का। ओके, सो इट इज हाउ मच? 2,000 रुपीज। इसमें हम ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड जो कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। इंटरिम डिविडेंड इज ऑफ ₹52,000। ये हो गया 54,000। दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्योंकि और कोई डिटेल है नहीं, इसे आप अलग से भी स्टेटमेंट बना सकते हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इसे शो कर सकते हैं। अब इसमें हमें ऐड करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। फाइन। ये 72,000 का हो गया है जबकि पहले था 54,000 का। सो डेप्रिसिएशन इज हाउ मच? 18,000 रुपीज। सो 18,000 रुपीज हम इसमें ऐड कर देंगे। अब जो अमाउंट आएगा यह है 72,000 रुपीज एंड दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ट्रीट करेंगे। सो डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हमें ऐड करना है। सो ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं। फाइन। और ये करंट लायबिलिटीज है, सो 10,000 रुपीज से इंक्रीज हो रहे हैं। उसी तरीके से इन्वेंट्रीज जो है ये डिक्रीज हो रहे हैं और ये करंट एसेट है और ये 6,000 रुपीज से डिक्रीज हो रहे हैं। सो दैट मच ओनली 16,000 रुपीज को हम ऐड करेंगे। लेकिन जो दूसरा पार्ट है इसका, इंक्रीज इन करंट एसेट्स या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं 6,800 रुपीज से। फाइन, दोनों का डिफरेंस। सो ये जो अमाउंट आएगा अब, दिस प्लस दिस विल गिव अस 81,200 रुपीज पॉजिटिव। मतलब ये आपका फर्स्ट एक्टिविटी कैलकुलेट हो गया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम सेकेंड एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें आपको सिर्फ नॉन करंट एसेट्स पर फोकस करना है। यहाँ पर देखिए 3 नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं जो कि नोट्स टू अकाउंट्स में दिया है, सेकेंड नोट्स। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड है ना, सो लैंड हमने परचेस किया है। इंक्रीज हो रहा है लैंड, 40,000 से बढ़ करके 60,000 हो गया, मतलब 20,000 का लैंड हमने एक्वायर किया है एंड दैट इज कैश आउटफ्लो। उसी तरीके से बिल्डिंग्स भी परचेस किया गया है। इंक्रीज इन बिल्डिंग है, 1 लाख से बढ़ करके 1,10,000 हो गया है। सो 10,000 रुपीज से बिल्डिंग बढ़ गया, सो इट इज कैश आउटफ्लो। फिर आ जाइए थर्ड, मशीनरी में आपको मशीनरी का कॉस्ट दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कोई भी मशीन
बेचा गया है ऐसा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं है, तो आप सिर्फ कॉस्ट से माइनस करके परचेज या सेल ऑफ मशीन कैलकुलेट कीजिए। आपको यहाँ डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वर्किंग नोट में टाइम निकालने की ज़रूरत है। फाइन। सो यहाँ जो है 2,14,000 से बढ़ करके 2,44,000 हो गया, मतलब 2,44,000 क्लोजिंग हो गया है, जबकि इसका शुरू में था, साल के शुरू में 2,14,000। सो हाउ मच, 30,000 रुपीज़ का हमने मशीन एक्वायर किया है। फाइन। सो टोटल आउटफ्लो फ्रॉम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 60,000 रुपीज़। नाउ अब हम सी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द थर्ड एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके लिए हमें शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज पर फोकस करना है। शेयर होल्डर्स फंड में देखिए शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख, मतलब देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज, सो वहाँ कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा है। हमने उसे देख लिया, समझ लिया, लेकिन क्या कोई भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जनरेट नहीं हो रहा है, सो वी नीड नॉट टू राइट हियर। देन रिजर्व एंड सरप्लस का हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, रिजर्व एंड सरप्लस से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू हुआ है। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज का डिटेल देखिए आप नोट्स टू अकाउंट में, दैट इज फर्स्ट वन, लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड, लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड। नाउ पहले कुछ नहीं था, अभी 40,000 बढ़ गया है क्लोजिंग, मतलब हमने लोन लिया है, दैट इज कैश इनफ्लो। उसी तरीके से दूसरा है लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक में देखिए 60,000 का था, अभी 50 का हो गया, मतलब रीपेड। सो दिस इज कैश आउटफ्लो, क्योंकि आपने लोन का पैसा वापस दे दिया। फाइन। और अब समय है एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो इंटरिम डिविडेंड पे किया गया है, इंटरिम डिविडेंड पेड, क्योंकि ये साल के बीच में ही डिक्लेयर होता है और इसका पेमेंट भी होता है, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, तो इसे हमें 2 बार यूज़ करना होता है। पहली बार हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ कर चुके हैं और दूसरी बार हमें यहाँ यूज़ करना है 52,000 एंड इट इज़ कैश आउटफ्लो। सो इसे भी हम ब्रैकेट में शो करेंगे। तो टोटल इफेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आ गया कैश आउटफ्लो ₹22,000। नाउ net cash we will calculate, net cash and cash equivalent, that is a combination of all the 3 activities, A plus B plus C will give us -800. फाइन। सो नेट कैश आउटफ्लो हो गया यहाँ, है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि करंट एसेट्स में दिया हुआ है, दैट इज ऑफ रुपीज हाउ मच, ओपनिंग वाला है 8,000। अब जो इफेक्ट आ रहा है वो है 7,200 पॉजिटिव निगेटिव। सो दिस इज नथिंग बट क्लोजिंग कैश बैलेंस, closing cash and cash equivalent. So this is your answer. Cash flow statement is ready. Now let us see question number 43. Following are the balance sheet of Solar Power Limited as at 31st March 2022 and 21. So here is the balance sheet, particulars, note number 31st March 2022, that is the closing date, and 31st March 2021 is the opening date. मतलब ये 2 साल के डिटेल्स ही हमें हर क्वेश्चन में मिलेगा और इन्हीं को कंपेयर करके हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। फाइन। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ये बताना होता है कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम कैसे पहुंचे, किन माध्यमों से कैश इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हुआ, इसे हमें शो करना होता है। और इसे हम 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से शो करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सो लेट अस सी द बैलेंस शीट फर्स्ट।
नाउ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है और इसका नोट्स भी दिया हुआ है। फाइन, नोट्स रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड है। शेयर कैपिटल 22 लाख से बढ़ करके 24 लाख हो गया एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 लाख से बढ़ करके 6 लाख का हो गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही सरप्लस दिया हुआ है, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो शेयर कैपिटल को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यूज करेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस में जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज करेंगे। फाइन, एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यूज होगा क्योंकि ये 3,40,000 से बढ़ करके 4,80,000 हो गया। सो इट इज कैश इनफ्लो, है ना, बढ़ रहा है मतलब कैश आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। देन करंट लाइबिलिटीज, दोनों के दोनों करंट लाइबिलिटीज को हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही यूज करना होता है। बट ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है इट इज रिलेटेड टू टैक्स, इसलिए हम इसे कहाँ यूज करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ओपनिंग और क्लोजिंग को अलग अलग यूज करेंगे। दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्स। फाइन, और ट्रेड पेएबल्स भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही यूज होगा और ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा। फाइन, अब एसेट्स में आ जाइए। नॉन करंट एसेट्स में फर्स्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसका वर्किंग नोट, जिसका नोट्स टू अकाउंट भी है। 17 लाख से बढ़ करके 21,40,000 हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स में भी नोट्स टू अकाउंट है और ये 2,24,000 से कम होकर के 80,000 रुपीज़ हो गया। और नीचे डिटेल्स में आप देखिए कि ये गुडविल है और ये गुडविल कम हो गया मतलब ये अमोर्टाइज हो गया, है ना। तो हालांकि ये नॉन करंट एसेट है और इसे हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये गुडविल है, यहाँ पर क्या है, गुडविल है, आप नीचे देखेंगे अभी नोट्स टू अकाउंट में, और डिक्रीज इन गुडविल इज अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, और ये डेप्रीशिएशन की तरह CFO में यूज होगा क्योंकि ये गुडविल है। अगर बढ़ रहा होता तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में होता कैश आउटफ्लो, और गुडविल अभी डिक्रीज हो रहा है मतलब इट इज़ अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल और वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश आइटम के रूप में ऐड हो जाएगा, डिक्रीज इन वैल्यू। फाइन, एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ही। फाइन, अब करंट एसेट्स, सारा का सारा करंट एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही यूज़ होता है, लेकिन ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में यूज़ होता है। फाइन, सो करंट इन्वेस्टमेंट्स भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। फाइन, करंट इन्वेस्टमेंट भी क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है और इन्हें हम दोनों को लास्ट में ही यूज़ करेंगे। इन्वेंट्रीज जो है ये इंक्रीज हो रहा है ना, और ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों ही माइनस होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। नाउ लेट अस सी द नोट्स टू अकाउंट्स एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हियरिन। रिजर्व एंड सरप्लस, यहां से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होता है। इंक्रीज हो गया मतलब करंट ईयर में हमने प्रॉफिट जनरेट किया था जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। देन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीन ओपनिंग था 20 लाख का और क्लोजिंग हो गया है 25,40,000। सो यहाँ पर भी हमने मशीन एक्वायर किया है, दैट इज कैश आउटफ्लो। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, सो ये कहाँ, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा मशीन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। देखिए 1 लाख रुपए का बढ़ गया है। और इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है और ये भी अमोर्टाइजेशन हो गया है, इसलिए ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही यूज़ होगा। अब हमें कुछ और भी देखना है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं 2 बार यूज़ होता है। और ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000 on which accumulated depreciation was 32,000 was sold for 12,000. फाइन, सो 48,000 कॉस्ट का है। यहाँ देखिए, यहाँ भी तो कॉस्ट मेंटेन हुआ है, तो 48,000 कॉस्ट है और ये बिक गया है, और हमें पता लगाना है कि कितनी मशीन खरीदी गई है, क्योंकि देखिए यहाँ इंक्रीज दिखाई दे रहा है हमें साफ साफ
20 लाख से बढ़ करके 25,40,000 हो गया। मीन्स देर इज एन इंक्रीज ऑफ 5,40,000। मतलब 5,40,000 का हमने मशीन अक्वायर किया है, लेकिन पुरानी मशीन 48,000 वाली मशीन बिक जाने के बाद तो आप इसमें 48,000 रुपीज़ और ऐड कीजिए, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 5,88,000 रुपीज़ की मशीन परचेस्ड। फाइन। डिफरेंस प्लस कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड। कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, डेप्रीशिएशन काट के बुक वैल्यू की नहीं। कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड को हम ऐड करेंगे तो टोटल मशीन बॉट या परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर ये आ जाएगा, एंड दिस इज कैश आउटफ्लो। उसी तरीके से आप यहाँ से ही आप टोटल डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 3 लाख से बढ़ करके कितना हो गया, 4 लाख हो गया। मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 1 लाख रुपीज़ का हुआ करंट ईयर में, लेकिन जो मशीन बिक गई है उसका डेप्रीशिएशन 32,000 है, तो 32,000 को आप इसमें ऐड करिए। अब ये हो गया 1,32,000 रुपीज़ करंट ईयर का डेप्रीशिएशन। ठीक, अब आ जाइए कितने में बिक गया, 12,000 रुपीज़ में बेच दिया गया। देखिए 48,000 की तो कॉस्ट है, उसमें 32,000 रुपीज़ का डेप्रीशिएशन लग चुका है। सो 48,000 माइनस 32,000 करेंगे तो कितना आएगा, 16,000 रुपीज़ बुक वैल्यू आ गया। ठीक, और इसे हमने 12,000 रुपीज़ में बेच दिया, मतलब 4,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। और इसे भी हम कहाँ यूज़ करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे। एंड दिस 12,000 इज कैश इनफ्लो। फाइन। और कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सो ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। फाइन। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस टॉपिक। So solution 43rd we will see in the books of Solar Power Limited cash flow statement। हम शुरू करेंगे सरप्लस से, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस का एक पार्ट है, एंड इसका डिटेल भी नोट्स टू अकाउंट में दिया हुआ है। 4 लाख से बढ़ करके 6 लाख हो गया, मतलब 2 लाख रुपीज़ का करंट ईयर का प्रॉफिट ये मान लीजिए। फाइन। इसमें हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर क्लोजिंग वाले को लिखना है। ओपनिंग और क्लोजिंग सिर्फ 2 ही बैलेंस दिए हुए हैं और कुछ दूसरा डिटेल नहीं दिया है, तो हमें सिर्फ क्लोजिंग वाले को यहाँ लिखना है, एंड दैट क्लोजिंग इज ₹1 लाख। सो 3 लाख रुपीज़ यहाँ टोटल हो गया, और ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फाइन, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं, इसलिए जो भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस है उसे हम ऐड करके एलिमिनेट करेंगे। और नॉन कैश आइटम हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि दिस इज नॉट रिजल्टिंग इन कैश आउटफ्लो, है ना, बट इट इज चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनमें है, पहला है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 4 लाख का क्लोजिंग है जबकि 3 लाख का ओपनिंग है, तो साफ है यहाँ से कि 1 लाख रुपीज़ का डेप्रीशिएशन है। लेकिन हमने एक मशीन बेचा भी है जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 32,000 रुपीज़ का था। सो इस तरीके से टोटल डेप्रीशिएशन हो गया 1,32,000 का। आप चाहे तो इसके लिए एक मशीनरी अकाउंट भी बना सकते हैं और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो उसमें भी आपको यही फिगर आएगा। फाइन। तो इसे आप अगर इनडायरेक्टली भी समझते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और कॉन्फिडेंस भी रहेगा। फाइन। उसी तरीके से गुडविल है, गुडविल डिक्रीज हो रहा है। गुडविल 2,24,000 से कम होकर के 80,000 का हो गया है, मतलब जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल है ड्यू टू अमोर्टाइजेशन, एंड दिस अमाउंट इज ₹1,44,000। फाइन।
और एक आइटम है जो कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। देखिए मशीन को खरीदा गया था 48,000 में और उस पर अब तक डेप्रिसिएशन लग गया है 32,000 का, तो इसका बुक वैल्यू हो गया 16,000 और हमने इसे बेच दिया 12,000 में। तो 16,000 के सामान को अगर 12,000 में बेचेंगे तो 4,000 रुपीज़ का लॉस है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो नॉन कैश इन नेचर। फाइन, बस इतना ही है। तो आप इन तीनों को ऐड करके यहाँ आउटर कॉलम में लिखिए, दैट इज 2,80,000। और कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चन में सजेस्टेड नहीं है, सो वी कैन इग्नोर दैट पार्ट। एंड नाउ 5,80,000 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट्स या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो इसमें ऐड हो सके, इसलिए इट इज नील। और हमको इसमें लेस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो होता है, इसलिए हम इसे माइनस करना है। और फर्स्ट आइटम है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स देखिए आप, ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहा है 50,000 रुपीज से। और फिर ट्रेड इन्वेंट्रीज भी दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रहे हैं 16,000 रुपीज से। और ट्रेड रिसीवेबल्स भी, ये भी इंक्रीज हो रहा है 54,000 रुपीज से। सो दीज आर कैश आउटफ्लोज। फाइन, इनको ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹1,20,000। अब 5,80,000 माइनस 1,20,000 करेंगे तो आएगा ₹4,60,000। इस 4,60,000 में हमें टैक्स पेड, दैट इज टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स पेड हम कैलकुलेट करेंगे, ऐड माइनस करेंगे यहाँ से, और ये हमें ओपनिंग अमाउंट को माइनस करना होता है। फाइन, और ओपनिंग टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, व्हाट इज दैट, 1,54,000। अब जो अमाउंट आ रहा है ये है ₹3,06,000 का पॉजिटिव अमाउंट है, एंड दिस इज अवर फर्स्ट एक्टिविटी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कह सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट एक्टिविटी इज सॉल्व। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन पार्ट बी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमें नॉन करंट एसेट्स पे फोकस करना है, और डिटेल्स में दिया हुआ है मशीनरी। फाइन, सो मशीनरी सोल्ड, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ओल्ड मशीनरी, अ पोर्शन ऑफ ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹12,000। सो इट इज कैश इनफ्लो, ओके, बिना ब्रैकेट के लिखेंगे। एंड मशीनरी परचेज्ड भी है। मशीनरी परचेज्ड हमें कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको समझाया था जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ समझ लीजिए कि क्लोजिंग और ओपनिंग में हमारे पास डिफरेंस है ना। देखिए क्लोजिंग बैलेंस है 25,40,000 का और ओपनिंग है 20 लाख का। फाइन, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो तो एक्वायरिंग ऑफ मशीन है ही, लेकिन हमको इसमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड को भी ऐड करना है, एंड कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड है ₹48,000। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि देखिए अगर 20 लाख रुपीस का ओपनिंग मशीन बैलेंस था जिसमें से 48,000 का बिक गया, तो कितना बच रहा है, 19,52,000 बच रहा है ना। इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं, ओपनिंग बैलेंस में से मशीन बेच दीजिए कॉस्ट प्राइस
48,000 लेस करेंगे तो आएगा 19,52,000। 19,52,000 से बढ़ करके वो हो गया 25,40,000। तो जो अमाउंट आ रहा है दैट इज 5,88,000 और दिस इज कैश आउटफ्लो। फाइन, तो इसलिए आप ऐसा कीजिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को माइनस कीजिए और साथ में ऐड कर दीजिए कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने का मशीन आपने एक्वायर किया है। अब इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि 5,76,000 कैश आउटफ्लो। सो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 5,76,000। अब लास्ट एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें हमें शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज को देखना होता है। शेयर कैपिटल इश्यूड 2 लाख रुपीज से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है दैट इज कैश इनफ्लो। और दूसरा है नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये भी इंक्रीज हो रहा है 1,40,000 से, so that is also cash inflow। ये दो ही इंफॉर्मेशन है। so 3,40,000 is cash inflow from financing activities। अब net cash and cash equivalent that is activity A plus activity B plus activity C will give us 70,000। so net inflow है ये, है ना, net increase in cash and cash equivalent 70,000 आ गया। अब करंट एसेट्स में से अब हमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हमें ऐड करना है। मतलब हाउ मच इज दैट गिवन। इसमें दो आइटम है हमारे पास। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो करंट एसेट्स में दिया हुआ है दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट भी लेना है हमें और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लेना है। और करंट इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 7,50,000 का। ये दोनों को मिलाने से कितना होता है 10,50,000। सो हम यहाँ 10,50,000 ऐड करेंगे। इनके ऐड करने से जो अमाउंट आ रहा है वो है ₹11,20,000 और ये 11,20,000 है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसमें भी हमें क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट जो कि 4,80,000 है और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो करंट एसेट्स में दिया हुआ है ₹6,40,000, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यही अमाउंट मिल रहा है। फाइन, सो इस तरीके से हमने बता दिया कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंपनी ने कितना, इस दौरान कंपनी को कितना कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो हुआ। और इस कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को हमने 3 एक्टिविटीज में शो किया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो दैट इज व्हाट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एंड दिस इज हाउ इट इज टू बी अंडरस्टूड एंड प्रिपेयर्ड। मुझे उम्मीद है कि आपने आज का वीडियो भी अच्छे से देखा है, पूरा देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी पूरा सुना है। प्लीज़ डू नॉट स्किप द एक्सप्लेनेशन पार्ट बिकॉज इट कैरीज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू to build up the right concept of the topic. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. If you are having any doubt, then please put it in the comment section. Thank you so much for watching this video.